नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। अमूल के बाद मदर डेयरी ने भी बढ़ाए दूध के दाम। कल से 2 रुपए प्रति लीटर महंगा पड़ेगा दूध। विदेश से अब सोना चांदी मंगाना होगा महंगा। सरकार ने कस्टम ड्यूटी बढ़ाई। प्रतीक यादव कल दोपहर 12:30 बजे होगा अंतिम संस्कार। पिपरा घाट पर होगा अंतिम संस्कार। प्रतीक यादव के निधन पर अखिलेश यादव ने जताया दुख। बोले, परिवार जो कहेगा वही करेंगे। देहरादून में नर्सिंग कैंडिडेट्स का आंदोलन खत्म। 50 से अधिक घंटे चला, प्रदर्शन हुआ स्थगित। यूसीसी पर असम सरकार का बड़ा फैसला। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की दी मंजूरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने ईंधन संरक्षण को लेकर बड़ा प्रशासनिक निर्णय लेते हुए मंत्रियों और अधिकारियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना अनिवार्य रूप से किया जाए। साथ ही मंत्रियों को सरकारी वाहनों की फ्लीट 50% तक कम करने की अपील की। हमारे साथ मौजूद है दयाशंकर सिंह दयालु जी, इनसे बात करते हैं। सर, आज ईवी वाहन लेके चल रहे हैं मुख्यमंत्री मिश्र जी। इस समय हमारे साथ मौजूद दयाशंकर मिश्र दयालु जी, इनसे बात करते हैं। सर, आज जो है लगातार प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो है डीजल और पेट्रोल को जो है बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ईवी से आए हैं? निश्चित उनके माननीय प्रधानमंत्री जी के और माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पे हम सब लोगों ने आज बहुत सारी चीज़ें उनकी तरफ से निर्देशित हुई हैं। निश्चित उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद ईंधन बचत को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर अहम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रदेश ईंधन की खपत कम करने और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी खुद इसकी शुरुआत करेंगे। वहीं बैठक को लेकर दयाशंकर मिश्र दयालु ने के न्यूज़ के साथ बातचीत में क्या कहा, आपको सुनाते हैं। साथ मौजूद है दयाशंकर सिंह दयालु जी, इनसे बात करते हैं। सर, आज ईवी वाहन लेके चल रहे हैं मुख्यमंत्री मिश्र जी। इस समय हमारे साथ मौजूद दयाशंकर मिश्र दयालु जी, इनसे बात करते हैं। सर, आज जो है लगातार प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो है डीजल और पेट्रोल को जो है बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ईवी से आए हैं? निश्चित उनके माननीय प्रधानमंत्री जी के और माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पे हम सब लोगों ने आज बहुत सारी चीज़ें उनकी तरफ से निर्देशित हुई हैं। निश्चित ही उनको हम लोग अपने अमल में लाएंगे, क्योंकि हम लोग की जिम्मेदारी है कि सबसे पहले उन चीज़ों को हम लोग अपने जीवन में अमल करें। फ्लीट घटाने का हो, चाहे बिजली बचाने का हो, चाहे जितनी भी चीज़ें सरकार ने कहा वो हम लोग के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। लेकिन अगर बात की जाए कि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि जो है डीजल पेट्रोल को स्टॉक करना चाहिए था, और अब जनता के ऊपर देखिए, जब वो सत्ता में नहीं है तो हमको उपदेश देते हैं। सत्ता में जब वो रहते हैं तो जितना सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं नाजायज़ करते हैं। मुझको लगता है कि उनको ऐसी बातें कहने का, वो देश के लिए भंडारण की जितनी क्षमता है सरकार ने किया है, और आप उसी की देन है कि इतने दिनों के युद्ध के बाद भी देश अभी अविचलित खड़ा है और प्रभावित है अभी। और चूँकि आने वाली जो तैयारियां हो रही हैं भविष्य को लेके हो रही हैं, और मुझको लगता है कि वो अपने को देश तैयार कर रहा है उन परिस्थितियों के लिए। सिंगल गाड़ी से चल रहे हैं और ईवी लेकर चल रहे हैं। मैंने कहा ना, जो आह्वान हुआ है हम सब उसको फॉलो करेंगे और सबकी जिम्मेदारियां हैं। धन्यवाद। तो दयाशंकर मिश्र दयालु ने साफ कहा कि सबकी जिम्मेदारी है, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो है वो लेकर चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की जो अपील है वो अब जो है तमाम मंत्री जो हैं वो पहले ही इसको मुख्यमंत्री ने घोषित कर दिया था, अब मान भी रहे हैं। कैमरा लतीफ के साथ रामनील भट्ट, के न्यूज़, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री स्तर पर हुई बैठक में प्रदेश और देश में संभावित ईंधन संकट को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में ईंधन बचत बेहद जरूरी है और इसके लिए सरकार के साथ आम जनता का भी सहयोग अनिवार्य है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आह्वान किया, हमारे साथ मौजूद हैं नितिन अग्रवाल जी, से बात करते हैं। आबकारी मंत्री सर, आह्वान जो है प्रधानमंत्री ने किया कि जो है ईंधन की बचत। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपील पूरे देश के सब देशवासियों के लिए की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपील की है कि हमें, क्योंकि इस वक्त क्राइसिस का टाइम है
हमें कैसे ईंधन की बचत करनी है, क्योंकि क्रूड हमारा बाहर से आता है, एक बड़ी क्राइसिस हमारे सामने है। हमें ऑयल को कम से कम खपत हमें करनी है, क्योंकि ऑयल आयात भी हमारा देश का काफ़ी करता है। सोने की भी खरीद आज उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपील करी है कि कम से कम सोना ना खरीदें। तो इन सब बातों पे आज माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश मिले हैं सभी विभागों को कि विभागों को कैसे इन चीज़ों को आगे बढ़ाना है और अपने विभाग में भी क्या बदलाव करने हैं। इन सब चीज़ों के भी दिशा निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज दिए हैं। सर, पब्लिक के लिए आह्वान किया है, लेकिन पब्लिक के लिए कोई गाइडलाइन ऐसा कुछ जारी करने की बात चल रही हो, क्योंकि पब्लिक भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा ईंधन पब्लिक ही खर्च करती है, तो ऐसे में कोई ऑड इवन या कुछ देखिए, हम सबका योगदान होना चाहिए इस क्राइसिस के टाइम पे, और कोविड का समय था, सभी देशवासियों ने अपना योगदान दिया था, हम उस क्राइसिस से बाहर निकले हैं। इस क्राइसिस से भी हम बाहर निकलेंगे और प्रधानमंत्री जी ने तभी देशवासियों से अपील करी है कि इस क्राइसिस में आप सब अपना योगदान दें और हमें एकजुट होकर लड़ना है इस क्राइसिस से। थैंक यू। तो ये थे नितिन अग्रवाल, जिन्होंने साफ तौर पर बोला कि इस पूरे जो है आवाहन में सभी को बढ़ चढ़ कर भाग लेना है, और मुख्यमंत्री ने जो बैठक ली उसमें भी यही निर्देश जारी किए गए हैं। कैप्टन लतीफ के साथ रामनुज भट्ट, के न्यूज़, लखनऊ। खबर लखनऊ से, जहां उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद ईंधन बचत को लेकर उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। बैठक में मंत्री आशीष पटेल और परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह शामिल रहे। ईवी गाड़ियों का ज़्यादा प्रयोग हो, पीएसआरटीसी में हम लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदेंगे, लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ियां ज़्यादा प्रयोग किया जाए, इसके लिए कोशिश की जाएगी। और सभी जगहों पर हम लोग चार्जिंग पॉइंट बना रहे हैं और नई गाड़ियों खरीदने के लिए टेंडर ले आ रहे हैं। और रेलवे से ज़्यादा आवागमन रेलवे से हो, जो लॉजिस्टिक का काम रेलवे से ज़्यादा हो। वाटर इंलैंड अथॉरिटी बनी हुई है, उससे भी जो है लॉजिस्टिक ज़्यादा किया जाए, उससे हर स्तर पर डीजल को बचाने की कोशिश की जाए। बैठक थी जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील को लेकर के उस पर सारी बात रखी गई और उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल भी उसी अपील के साथ आगे बढ़ने का काम करेगा। इस बैठक का मुख्य मुद्दा था। खबर आपको अमरोहा से बता रहे हैं। गजरौला में डग्गा मार के 2 गुटों में खूनी भिड़ंत हो गई। चौपाला चौराहे को सवारी को लेकर जमकर लात घुसे यहाँ पर चले। दिल्ली रोड पर बीच सड़क पर जमकर ये हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अवैध डग्गा मारी को लेकर फिर गंभीर सवाल उठे हैं। चौराहे पर रोज लगती है डग्गा मार, वाहनों की लाइन, प्रशासन की अनदेखी से बढ़ रहे दबंग डग्गा मार। वहीं पुलिस ने वीडियो के आधार पर कार्रवाई की बात कही है। अमरोहा में एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष साजिद अली चौधरी एडवोकेट के बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। कलेक्ट्रेट पहुंचे एआईएमआई के नेताओं ने महाराष्ट्र के विधायक नितेश राणा के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिला अध्यक्ष ने कहा कि देश में भगवा आतंकवाद बढ़ चुका और बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। मैं अपने समस्त पदाधिकारियों के साथ, जो जिले की हमारी यूनिट है, उसके साथ यहाँ कलेक्ट्रेट में हाजिर हुए हैं। और हाजिर इसलिए हुए हैं कि जो नितेश राणे नाम का एक 1.5 फुटा आदमी है, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री है, लेकिन उसकी लंबाई से ज्यादा उसकी जुबान चलती है, उसकी जुबान लंबी है। तो उसने हमारे नेता आदरणीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में कहा है और उन्होंने तुलना की है ओसामा बिन लादेन से, जो बेहद ही आपराधिक है। उनके बारे में इस तरीके की आपराधिक टिप्पणी करना यह घोर अपराध है। और हमने यहाँ डीएम साहब के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया और चुनाव आयोग को हमने क्या नाम है मांग पत्र सौंपा है। गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नरेट के 2 बदमाशों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। क्रैश वैन लूटकांड में 1 लाख रुपए की इनामी लूट बदमाश जुबैर और समीर की डीसीपी धवल जायसवाल, एडीसीपी क्राइम पीयूष सिंह, क्राइम ब्रांच स्वाट टीम प्रभारी अनिल राजपुर की टीम ने ढेर कर दिया। इस एनकाउंटर में थाना सियानी गेट प्रभारी कुलदीप, एसओ वेब सिटी मानवेंद्र सिंह टीम शामिल रही।
संभल में बुधवार को मौसम ने अचानक करवट ले ली। बहजोई, चंदोसी और आसपास के क्षेत्रों में तेज हवाओं के बाद बारिश के साथ दिन में ही रात जैसा माहौल बन गया। अचानक छाए अंधेरा और तेज आंधी से सड़कों पर सन्नाटा पसर गया तथा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रुकना पड़ा। सैफई में सपा परिवार और अखिलेश यादव को पैतृक आवास पर पहुंचे और ग्राम प्रधान रामफल वाल्मीकि ने बताया कि प्रतीक को बचपन से ही मैंने देखा। उसके निधन से पूरा गांव स्तब्ध और शोक में है। प्रतीक को जिम और स्पोर्ट्स का बेहद शौक था। अंतिम बार पर यहां अखिलेश यादव के छोटे चचेरे भाई की आर्यन की शादी में परिवार सहित आए थे। मान्यवर अभी हमें न्यूज़ से जानकारी मिली कि आदरणीय श्री प्रतीक यादव जी पूजनीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी के दूसरे पुत्र थे। श्रीमती साधना जी के पुत्र थे। अचानक निधन हो गया है। ये खबर सुनकर हमें बहुत ही दुख है कि 2022 में नेताजी के न रहने पर माता पिता और पुत्र तीनों ही चले गए। ये बहुत ही दुखदायी संकट का दौर है हम सब के लिए, हमारे ग्राम वासियों के लिए। हम बहुत ही दुखी हैं। इस समय हम खड़े हुए हैं जो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई अभयराम जी जो यादव जी का जो आवास है, आप देख सकते हैं उनके पीछे वहाँ कुछ लोग बैठे हुए भी हैं। फिलहाल उनसे जब इस संबंध में जानकारी करनी चाहिए कि जिस तरीके से प्रतीक यादव का निधन हो गया है, उनके बारे में उन्होंने बताया है कि ऑफ द रिकॉर्ड उनका कहना है कि साफ तौर पर कि अभी इसकी जानकारी सुबह ही हुई थी, पर हम लोग इतने वो हैं, इस कारण से अभी तो उन्होंने कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। वहीं वहाँ के आसपास के लोगों के अंदर एक गम का माहौल बना हुआ है और यहाँ पर आवाजाही तो लगी रहती है। फिलहाल अखिलेश आवास पर जिस तरीके से सन्नाटा फैला हुआ है, उसी तरीके से अभयराम जी के यहाँ कुछ लोग आ रहे हैं, गाँव के जो लोग हैं। फिलहाल उनका कहना है कि यहाँ पर जो प्रतीक यादव है वो कभी शादी समारोह स्थल पर ही आया करते थे। फिलहाल ऐसे स्थिति में कभी कोई उनका वो नहीं हुआ करता था और वो ज़्यादातर लखनऊ में ही अपना आवास ही रहते थे और जिस कारण से उनकी मौत हुई है वो अभी तक कुछ जानकारी नहीं सामने आ पा रही है। पर आसमान निगरण के कारण से उन्होंने इस तरीके की बात को कह रहे हैं। सैफई से प्रमोद दीक्षित, न्यूज़ इंडिया। समाजवादी पार्टी के संरक्षक दिवंगत मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव के निधन के उनके पैतृक गांव सैफई स्थित आवास पर शोक की लहर है। प्रतीक यादव को आकस्मिक निधन की खबर मिलते ही सैफई में सन्नाटा पसर गया। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सैफई स्थित आवास पर खामोशी छाई हुई और गाँव के लोग सपाई स्तब्ध हैं।
कानपुर के परमठ स्थित प्राथमिक विद्यालय प्रकरण को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया। समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी के समर्थन में सीसामऊ के विधायक नसीम सोलंकी और कैंट क्षेत्र से विधायक मोहम्मद हसन रूमी, तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी डीसीपी सेंट्रल कार्यालय पहुंचे। वहां तीनों विधायकों ने प्रार्थना पत्र सौंपते हुए मामले में कार्रवाई की मांग की। जनहित के कामों में, विकास के कामों में भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित गुंडों ने आज जो अराजकता फैलाई है उसको पूरा शहर, पूरा प्रदेश देख रहा है। जिस तरीके से माननीय विधायक जी के साथ हाथापाई करी। परमठ में एक स्कूल का निर्माण का कार्य चल रहा था, एक विधायक निधि से कोई सरकारी काम नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई संस्था करा के दे रही है या नगर निगम से हो रहा है। विधायक निधि से विधायक काम करा रहा है, पर एक भाजपा का बदतमीज विधायक पूर्व में प्रत्याशी रह चुके हैं, उसको नाम लेके मैं यहाँ हीरो नहीं बनाऊंगी उस आदमी को। वो बदतमीज आदमी, उसने लेबर के ऊपर हाथ उठाया, उसने बदतमीजी करी। एक परमठ में सरकारी प्राइमरी स्कूल है, लगभग 2 वर्ष से उसको मैं बनवाने का प्रयास कर रहा हूँ। लगभग 5 प्राइमरी स्कूल में अब तक बना के डिलीवर कर चुका हूँ और 2-3 इंटर कॉलेज में मैं अत्याधुनिक काम कर चुका हूँ। उसी प्राइमरी स्कूल के सामने भारतीय जनता पार्टी के 3 बार के हारे प्रत्याशी सुरेश अवस्थी रहते हैं। जब वो प्राइमरी स्कूल की पुरानी जर्जर बिल्डिंग जिसमें चमगादड़, नेवले, सांप रहते थे, उसको तोड़ने का टेंडर हुआ तो उन्होंने शिकायत करी सो करी। जब टेंडर हो गया तो जाके ठेकेदार के कर्मचारियों को मार पीट करके भगा दिया। देखिए कि सरकारी स्कूल में निर्माण को लेकर के कुछ विवाद हुआ था, जिसमें एक एप्लीकेशन दी गई है, जांच करा रहे हैं। जांच के उपरांत जो भी आवश्यक तथ्य आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई। नए विधायक जी यहाँ आ गए थे, उनको बुला लिया गया था, बुला करके बात कर ली गई है। उन्होंने एप्लीकेशन दी है, जांच अभी कोई नहीं है। जांच में प्रथम दृष्टया कोई जांच नहीं है, जांच चुकी होगी। जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में उनके आधार पर कार्रवाई। मैं इस प्रकरण की, जैसा मैंने पूर्व में कहा, जांच कराई गई। जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में उनके आधार। अम्बेडकर नगर में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। 15 मई को जनपद के सभी 889 ग्राम पंचायतों में से सुबह 9 से 10 बजे ग्रीन चौपाल का आयोजन होगा। जिलाधिकारी ईसा प्रिया के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला ने बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। जो शासन का मैंडेट है वो ये है कि महीने के तीसरे फ्राइडे को, शुक्रवार को ग्रीन चौपाल लगाया जाए, जिसमें एक जागरूकता अभियान चला जाए और ग्राम पंचायतों में पर्यावरण, SBM स्वच्छ भारत मिशन, कूड़ा निस्तारण, गो संवर्धन, इन सभी मुद्दों पे जागरूकता करके रिजोल्यूशन लिया जाए। इसी के अंतर्गत बड़े स्तर पे अभियान के तौर पे हम लोग फ्राइडे 15 मई को ग्राम चौपाल समस्त ग्राम पंचायतों में आयोजित कर रहे हैं। इसमें अध्यक्ष कौन रहेगा? ग्राम प्रधान ही होते हैं, उन्हीं के अंतर्गत होगा। फिरोजाबाद के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय जिला चिकित्सालय में आउटसोर्सिंग के तहत कार्रवाई। सफाई कर्मचारियों को वेतन न बढ़ोतरी की मांग को लेकर काम बंद करना, धरना शुरू कर दिया। कर्मचारियों का कहना है कि कई लोग पिछले 10 वर्षों से अस्पताल में कार्यरत थे, लेकिन अब तक उनके वेतन में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। सर सैलरी नहीं बढ़ रही है, करीबन 9 साल हो गए और उसके लिए हमने कई बार ज्ञापन भी दिया है, हमारे जो अधिकारी है उनको भी दिया है, मगर वो ये बोल देते हैं हमसे कि हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, आप अपनी कंपनी से बात करिए, इससे बात करिए, उससे बात करिए। बस हर महीने उनका यही कहना होता है। हमको किसी को 10 साल, किसी को 7 साल, 5 साल, 15 साल के से काम कर रहे हैं हम लोग। आज तक हमारा वेतन नहीं बढ़ा। 6,300 रुपये मिलते हैं हमको, और वेतन बढ़ाने की बात भी की तो 1,000 रुपये बढ़ा के दिए हैं। और मेडिकल कॉलेज में जो हमारे साथी हैं उनको 9,300 रुपये मिलते हैं। सर सैलरी के लिए, सैलरी बढ़ने के लिए, वेतन वृद्धि के लिए और क्या। हाँ,
वेतन वृद्धि नहीं हुई आपकी? कोई 10 साल है, कोई 15 साल है, किसी को 6 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, बढ़ा ही नहीं है पैसे। क्या कह रहे हैं? अब ये क्या आश्वासन दे जाते हैं, 1000 रुपए बढ़ा दिए हैं बस। अमरोहा में तूफानी बारिश और तेज आंधी को जनजीवन को प्रभावित कर दिया। अचानक बदले मौसम से लोगों में दहशत का माहौल बन गया और कई जगह पेड़ टूटकर सड़कों पर गिर गए, जिससे आवागमन बाधित हो गया। तेज हवा और बारिश के साथ कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई। बाराबंकी बार एसोसिएशन के चुनावों की तारीखों का ऐलान होते ही कचहरी परिसर में चुनावी सरगर्मी उफान पर है। अध्यक्ष पद के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व रनर रहे रमन लाल द्विवेदी ने आज सैकड़ों समर्थकों के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके सख्ती प्रदर्शन से चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्मा गया। ऐसा है कि पूर्व अध्यक्ष आज नामांकन में हम तो है ही हैं, ब्रजेश दीक्षित, उसके साथ साथ अभी रमन जी ने भी नाम लिए कई, और तमाम बड़ी संख्या में पूर्व अध्यक्ष इनके साथ रहे नामांकन के समय, और तमाम पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी और तमाम अधिवक्ता जो आपको दिख रहे हैं, इनके समर्थन में हम लोग पूरे हृदय से हैं। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि खाली साथ हैं। हर समाज में हर तरह के लोग रहते हैं। कुछ लोग हराने के लिए भी खड़े हो जाते हैं कि पिछली बार ये केवल 95 वोट से हारे थे। एक कैंडिडेट को जबरदस्ती जो जीत चुका था एक बार, और वो खड़ा होकर ब्राह्मण वोट काटने के लिए उसको जान के कराया गया था। इसलिए 95 वोट से वो 300 वोट ले गया, ये 600 वोट पाए। 300 वोट की वजह से ये 95 वोट से केवल हारे थे और राष्ट्र जातियों के लोग पूरा अधिवक्ता एक जात है। पूर्व अध्यक्ष हो, चाहे महामंत्री हो, चाहे मतलब जो है कार्यकारिणी हो, समस्त अधिवक्ता इस परिवार के साथियों ने हमको आशीर्वाद दिया है और सारे लोगों ने मिल के आज नामांकन कराया है। उसमें बब्बन सिंह सुरेंद्र शामिल हैं, विजय दीक्षित जी शामिल हैं, हमारे प्रेम प्रकाश सिंह शामिल हैं, महेंद्र प्रताप सिंह शामिल हैं, गुड्डू शुक्ला ठाकुर, जगत बहादुर सिंह शामिल हैं, आपके हमारे नैन शामिल हैं, शंकर दयाल शर्मा जी शामिल हैं। देखिए, युवा वोटर जो हमारा है वो विगत 3-4 साल से बड़ा व्यथित है। व्यथित क्यों है? जिला बार का सही ढंग से चयन न होना और चयन के बाद ये प्रशासनिक अधिकारी और न्यायिक अधिकारी ये लोग जो युवा अधिवक्ताओं का शोषण कर रहे हैं, मैं तो शोषण ही कहता हूँ, उनकी बात ना सुन के, उनको तवज्जो ना देके जो चल रहा है, ये परंपरा बड़ी खराब चल रही है विगत 4-5 साल से। आज आप रमन लाल द्विवेदी जी के साथ में हैं। बीच में देखा गया है कि बार के पदाधिकारी आपस में लड़ते दिखते हैं। कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं की जो छवि धूमिल होती है, इसको कहाँ तक ये उबार पाएंगे, जैसा आपके विचार? जितने कैंडिडेट लड़ रहे हैं इस समय चुनाव, सबसे सीनियर हैं, ये सबसे बोल्ड हैं। अधिवक्ता की समस्या के लिए, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारियों के यहाँ हो, चाहे जुडिशियल अधिकारियों के यहाँ, सबके यहाँ पहुँचने में और बोल्ड अध्यक्ष हमारे होंगे। जितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं उसमें रमन भाई हमारे सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं और हम लोग चाहते हैं कि ये विजय रहे। कुछ विशेष बात, क्योंकि हर बार आपने देखा है लोग जीत के आते हैं, नए नए वादे होते हैं, फिर खत्म, अगले साल फिर चुनाव। क्या लगता है ये चुनाव तो हर साल होंगे? नहीं, रमन लाल द्विवेदी जी का आप जो समर्थन कर रहे हैं, क्या ये उस पैमाने पर खड़े उतरेंगे? लगता तो ऐसा ही है। मऊ के नदवा सराय पुलिस चौकी में तैनात दरोगा महबूब अली और भाजपा युवा मोर्चा के जिला मंत्री मदन गुप्ता ने दुर्व्यवहार और मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप के अनुसार कार्यकर्ताओं की गाड़ी रोककर गाली गलौज की गई और परिचय देने पर बाद भी वर्दी का रौब दिखाते हुए अभद्र व्यवहार किया गया। और मूलतः जो है नदवा सराय ग्राम सभा के निवासी हैं, और ये जो है कि वहीं पे अपने विद्यालय का निर्माण कराया था, तो मजदूरों ने कहा कि हमको भैया पैसा थोड़ा सा यहाँ भिजवा दीजिए। तो ये स्वयं जो है चल के अपनी गाड़ी से गए और उधर से देख के लौट रहे थे। फॉर्मल ड्रेस में थे तो आराम से अपना आ रहे थे। चौकी इंचार्ज हैं महबूब अली, इन्होंने भी गाड़ी, और मदन कुमार गुप्ता जी, इन्होंने गाड़ी रुकवा के और इनसे कहा कागज दीजिए। तो उन्होंने कहा कागज नहीं भैया, लोकल के कागज नहीं है, घर भूल गए हैं। तो उन्होंने चाबी गाड़ी का निकाल लिया और निकाल के फिर उनका भैया हम लोकल के, तब तक वो लोग बदतमीजी करने लगे। फिर मदन कुमार जो वहाँ के वो हैं गुप्ता जी जो चौकी प्रभारी हैं। समस्या ये थी भैया, सबसे पहले तो मैं परिचय बताना चाहूँगा। संजय राजभर, जिला मंत्री हूँ, युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी मऊ का। और कल मैं अपने मार्केट से आ रहा था कुछ पेमेंट करके,
मेरे यहाँ काम हो रहा है, मजदूरों को पेमेंट करना था और कुछ मटेरियल का पेमेंट करना था। मैं आ रहा था तो गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे हमारे चौकी इंचार्ज। उन्होंने मेरी गाड़ी रोकी, महबूब अली ने, दरोगा है, रोक के और फिर मैंने रोक दिया गाड़ी। मैंने कहा ठीक है भैया, मेरे पास हेलमेट नहीं है। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के जीरापुर गांव में 12 वर्षीय छात्र सागर संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए। जानकारी के अनुसार सागर अपने घर से किताब लेने के लिए अहमदगढ़ गया था, लेकिन करीब 40 घंटे बीत जाने के बाद भी वह घर वापस नहीं लौटा। परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस को सूचना दी। पीड़ित मां की तहरीर पर पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली और छात्र की तलाश में तेज कर दी। कौशाम्बी जनपद के संदीपर घाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आलमचंद गांव के पूर्व प्रधान मनोज हेला की हत्या के मामले में पुलिस की बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक ने हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए 2 शूटरों को गिरफ्तार किया, जबकि मुख्य साजिशकर्ता अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। शाहजहांपुर के निगेहुई रोड स्थित एक भट्टे के पास स्कूल स्टाफ से भरी बस और ट्रैक्टर के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में कई शिक्षक और शिक्षिकाएं घायल हो गए, जिनमें से कुछ की हालत अभी गंभीर बताई जा रही। जानकारी के अनुसार एसडीएमसी स्कूल का स्टाफ स्कूल की छुट्टी के बाद बस से शाहजहांपुर की ओर लौट रहा था, तभी रास्ते में ट्रैक्टर ट्रॉली से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई। हमीरपुर जनपद के राठ कस्बे में खुशीपुरा इलाके में मोबाइल फ़ोन चुराने की लत एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। राठ खुशीपुरा इलाके में 3 वर्षीय एक मासूम बच्ची मोबाइल फ़ोन चलाने की लत के चलते अपना मानसिक संतुलन खो बैठी और उसकी मोबाइल फ़ोन चलाने की लत इतनी हावी हो गई है कि मोबाइल फ़ोन ना मिलने पर वह अपना आपा खो बैठती और अपने माता पिता के साथ झगड़ा रोने और झटपटाने लगती है। दोनों बेटियां मेरी मोबाइल की लत की आदत हो गई है उन्हें, और मोबाइल न मिलने पर लड़ती झगड़ती थी। इस कारण मैं मोबाइल उन्हें देता था। रात में जब मोबाइल बंद करके सो जाता था तो वो फिंगर लगा के मोबाइल को रात भर चलाती थी। धीरे धीरे उसकी आदत बन गई और वो अपना मानसिक संतुलन खो दिया है और दीवारों से बात करती है, अजीब सी हरकतें करने लगी है, खाना नहीं खा रही है। डॉक्टर को दिखाया। बिल्कुल, मोबाइल एक तरह का सम्मोहक है। जब कोई बच्चा या कोई बड़ी व्यक्ति इसकी जब आदत लग जाती है तो कंटिन्यूस बिना मोबाइल की वो रह नहीं सकता। उसके पास मोबाइल नहीं रहेगा तो चिड़चिड़ापन आ जाएगा, उसको मोबाइल नहीं होगा तो उसको भूख नहीं लगेगी, मोबाइल नहीं आएगा तो उसको नींद नहीं आएगी। आपने कई बच्चे ऐसे देखे होंगे जो मोबाइल देख के खाना खाते हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के बैनीगंज कोतवाली क्षेत्र से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। मामूली विवाद के चलते दबंगों ने एक गर्भवती महिला की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे उसके पेट में गंभीर चोटें आई। हालत इतनी बिगड़ गई कि महिला को ब्लीडिंग शुरू हो गई। पीड़िता का आरोप है कि घटना के बाद न्याय की उम्मीद लेकर बैनीगंज कोतवाली गई थी, लेकिन पुलिस भी उसकी फरियाद को अनसुना कर दिया। ट्रैक्टर धोने के लिए ड्राइवर ले गया था और उसी को दीवार में टक्कर लग गई। वो इसको खींच कर मारने लगे तो हम सब लोग दौड़त गए। हमारी बहू हम गए इसके हमका मारन, हमारी बहू के पेड़ पर लात मारी। 3 महीना के वो बच्चा रहा है, वैसे लात है तब से ब्लड चलाई लागी, बंदनाई भई है। और हम थाने गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं भई है। आओ यहाँ एसपी तेरे यहाँ गेट पर तो हमारी रिपोर्ट लिखी जाए।
सुल्तानपुर में अवैध शराब के निर्माण और बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे एक विशेष अभियान के तहत आज सुल्तानपुर आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी सफलता हासिल की। टीम ने छापेमारी के दौरान भारी मात्रा से अवैध कच्ची शराब और लहन बरामद कर उसे मौके पर ही नष्ट कर दिया। ललितपुर जनपद की मेहरौनी तहसील में भ्रष्टाचार का एक वीडियो सामने आने के बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। चिलगांव क्षेत्र में तैनात चकबंदी लेखपाल साकेत कुमार साहू रिश्वत लेते हुए कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह किसान से काम के बदले रुपयों का लेन देन करते साफ देखे जा सकते हैं। रामपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम राठौर में एक 19 वर्षीय युवती द्वारा संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया। युवती का शव बंद कमरे में पंखे से दुपट्टे से लटका मिला। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। फिलहाल पुलिस मामले की विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है। खबर फतेहपुर से, जहां एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हर संवेदनशील इंसान को झकझोर कर रख दिया है। एनटीईपी में वरिष्ठ उपचार लैब पर्यवेक्षक के पद पर रहे धर्मेंद्र द्विवेदी का निधन हो गया। वह लंबे समय से लीवर की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। जानकारी के अनुसार इलाज के दौरान परिवार आर्थिक तंगी से भी जूझ रहा था और पिछले कुछ महीनों से वेतन न मिलने की बात भी सामने आई थी। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि कई एनएचएम कर्मियों को लंबे समय से वेतन जारी नहीं हुआ, जिसमें स्थिति और भी गंभीर हो गई। इस घटना के बाद संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। मांग उठ रही है कि एनएचएम और संविदा कर्मचारियों को तत्काल आयुष्मान कार्ड की सुविधा दी जाए। कानपुर के मंदना स्थित एक प्लाजा में आयोजित निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची कौशाम्बी की चायल विधानसभा से सीट से विधायक पूजा पाल का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में विधायक पूजा पाल ने प्रदेश की मौजूदा कानून व्यवस्था की सराहना की। उन्होंने कहा, वर्तमान सरकार में प्रदेश की बेटियां खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है। हैं, महिलाएं रात को निकलती हैं और महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि महिलाएं खुद, मैंने ऐसे बहुत से इंटरव्यूज़ देखे हैं जो महिलाएं स्वयं अपनी बातें रख रही हैं और जो कानून व्यवस्था की बात है वो उससे बहुत अच्छे से समझ रही हैं और उसमें आज की कानून व्यवस्था में वो अपने आप को महफूज समझती हैं। अभी हाल ही में एक पार्टी के बड़े नेता के द्वारा तंज कसा गया, उस पर क्या? क्योंकि मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले देश होता है, राष्ट्र होता है, उसके बाद फिर अपनी निजी होती है और जहाँ राष्ट्र और देश की बात होगी वहाँ पर मैं हूँ। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और विधायक आराधना मिश्रा मोना के प्रतीक यादव के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस घटना को अपूरणीय क्षति बताया और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की। बहुत दुखद है भैया, इस तरह की कम उम्र में इस तरह से उनका चला जाना बहुत ही दुख की बात है और परिवार के लिए बहुत दुख की घड़ी है, बच्चों के लिए, पूरे परिवार के लिए मेरी संवेदनाएं हैं और ईश्वर से ही प्रार्थना है कि इस घड़ी में उनके परिवार को संबल दे, दिवंगत आत्मा को शांति दे। मैम, इस मौके पर कोई बात नहीं की जानी चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी के ही जो लोग हैं वो ये वक्त ऐसा है जिस वक्त दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करनी चाहिए और परिवार को संबल दे, यही प्रार्थना होनी। खबर प्रयागराज से, जहां एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने माफिया और पूर्व विधायक विजय मिश्रा समेत 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी दोषियों पर 1-1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया। इसके अलावा धारा 307 के तहत 10 साल की कैद और 50-50 हज़ार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
रामपुर के थाना बिलासपुर क्षेत्र में पुलिस और एसओजी टीम ने बड़ी सफलता हाथ लगी। चेकिंग के दौरान चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले 5 शातिर बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जबकि 3 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। थाना बिलासपुर पुलिस और एसओजी के द्वारा संयुक्त रूप से मनिहार खेड़ा मोड़ के पास में चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान एक बाइक पर 2 व्यक्ति जो सवार थे उनके द्वारा पुलिस टीम पर चेकिंग के दौरान ही फायर किया। पुलिस टीम के द्वारा आत्मरक्षा में फायरिंग की गई, जिसमें जसपाल और मनदीप सिंह घायल हुए हैं। इनके अतिरिक्त इनके साथी 3 गिरफ्तार हुए हैं जो एक घटना कारित किए थे। लगभग 4 से 5 दिन पहले बिलासपुर थाना क्षेत्र में ही छिनैती की घटना हुई थी, जिसमें 2 मोबाइल और 45,000 रुपये वादी के द्वारा बताए गए थे कि छीन लिए गए थे। अमरोहा के सैद नगरी क्षेत्र में तेंदुओं के आतंक से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। जानकारी के अनुसार फिरोजाबाद गांव के पास जंगल में तेंदुआ दिखाई देने के बाद ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल है। ग्रामीणों ने बहादुरी दिखाते हुए लाठी डंडों के सहारे तेंदुओं को खेत में घेर लिया। सैकड़ों ग्रामीणों ने खेत की चारों ओर घेराबंदी कर दी और सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। फिलहाल तेंदुओं को कैद कर लिया गया है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद क्षेत्र में शमशान घाट में शव मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार यूपी पीसीएल की कार्यदायी संस्था के ठेकेदार रवित कश्यप का शव गांव के शेरपुर के शमशान में मिला। मृतक के सिर पर गहरे चोट के निशान पाए जा रहे हैं। बताया गया है कि रवि कश्यप मूल रूप से मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। देखिए, अभी इनके बारे में जानकारी मिली है, पुलिस को भी सूचना मिली कि यहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। तत्काल हमारे सभी ऑफिसर्स यहाँ पे आए हैं, फील्ड यूनिट आ गई है, उसको देख रही है। इनकी पहचान रवित कश्यप के रूप में हुई जो तेताबी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, मुजफ्फरनगर के। उनके ही साथ के कुछ लोग उन्हीं के आसपास के रहने वाले उनके साथ काम भी करते हैं यहाँ पे और उनके साथ ही रहते हैं उसी आवास में ही। इनका बताना है कल रात को 9 बजे के आसपास ही खाना वाना खाने के बाद टहल के बात करते थे और इनका रूटीन था कि घूम घूम के बातें करते थे और गाड़ी में भी बैठ के बात करते थे, देर रात तक करते थे और कल का भी रूटीन वही था। लेकिन जब सुबह इन लोगों ने नहीं देखा है और इसके बाद खाना ढूंढना शुरू किया इनको। मुरादाबाद के कटगढ़ थाना क्षेत्र स्थित पीतल नगरी में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतका का काजल का पति मनोज एक बजाज फनवे में सेल्स मैनेजर और पिछले 3 दिनों से ट्रेनिंग के लिए वो नोएडा गए हुए थे। मृतक के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। कन्नौज के छिबरामऊ क्षेत्र के खुडावा गांव में प्रेम विवाह की जिद को लेकर किशोरी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। बताया जा रहा है कि परिजनों के विरोध से नाराज किशोरी अपने प्रेमी से शादी करने की मांग को लेकर हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़ गई। किशोरी के टावर पर चढ़ते ही इलाके में हड़कंप मच गया। वह ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उत्तराखंड के खटीमा स्थित भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों द्वारा सीमांकन करने वाले पिलरों का संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सीमा क्षेत्र में लगे पिलरों की स्थिति का जायजा लिया गया तथा आसपास संभावित अतिक्रमण की जांच भी की गई। इस दौरान भारत और नेपाल के अधिकारियों ने बताया कि भारत नेपाल की सीमा अधिकांश स्थानों पर खुली हुई है, जिसके कारण समय समय पर सीमांकन पिलरों का निरीक्षण किया जाता है। चाहिँ हिँडापी अधिकृत प्रवेश रोजगार विभागबाट र आज चाहिँ हाम्रो यो सीमाको स्तम्भको हामीले रिपेयरको अवस्था के छ हेर्न आइरहेको छौँ र रिपेयरको अवस्था ठिक छ भने ठिक भनेर रिपोर्टिङ हुन्छ, छैन भने त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने भनेर रिपोर्टिङ हुन्छ। 23वटा पिलरहरू छन् यो अहिले सेक्सनमा। यति नै। सर्वेयर बोल रहा हूँ। ये आज नेपाल और इंडिया का ज्वाइंट सर्वे है जिसके हम पिलरों की रेख देख के लिए कर रहे हैं कि कौन से पिलर कहीं टूटे होंगे, कहीं माइनर डैमेज है, उनकी देखरेख के लिए रेखी की जा रही है। बस यही जॉइंट सर्वे का काम है आज। थैंक यू।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में हुए हालिया निकाय चुनावों के परिणामों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्र राज्य सरकार की जनहितैषी नीतियों की जीत बताया। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर तीखे हमले किए और इस जीत को के भरोसे की जीत करार दिया। सरकारें बन रही हैं, विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार झूठ का सहारा